भाई बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा पूरे टॉपिक। हाँ, पहला मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, पहला टर्म हम समझते हैं, और ये है न्यू स्टैटिक एन। एन हमारा पुशिंग फोर्स है और न्यू एस हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम जो हम फ्रिक्शन ले सकते हैं वो इतना है ग्राउंड पे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम यही समझते हैं, इसको डिटेल में। अब ये फ्रिक्शन आपकी मर्जी, ये फ्रिक्शन आप कहां खर्च करने वाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा फ्रिक्शन तो आप नहीं ले सकते। और म्यू एस एन लेंगे जब हम स्लिपिंग का केस होगा, सॉरी नो स्लिपिंग का केस होगा, और अदरवाइज म्यू के एन आएगा आंसर। और म्यू के एन फिर मैक्सिमम अवेलेबल नहीं है, ये तो इतना लगेगा। जनरली मैक्सिमम अवेलेबल का रोल तभी आएगा जब हम नो स्लिपिंग की बात करें। अगर स्लिप हो रहा है तो अवेलेबल का मतलब नहीं है वो प्रेशर उतना ही लग ही रहा है। तो अवेलेबल मतलब इतना अवेलेबल है, आप कितना यूज करने वाले हो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो पहले हम ये डिटेल में समझते हैं। तो देखिएगा कि नो स्लिपिंग के केस या रोलिंग के केस कौन से हैं, जैसे वॉकिंग, मोशन ऑफ व्हील, ये हमारे, या मोशन ऑफ बेल्ट, समझाता हूं। जैसे पर्सन वॉक करता है, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन स्टैटिक यूज होता है, काइनेटिक यूज नहीं होता, क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो हम ऐसे 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 पैर रख रहे हैं। अब अगर हम ऐसे 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 चले तो काइनेटिक होगा, तो जनरली हम स्टैटिक ही यूज करते हैं। तो ये रोलिंग का केस है, ध्यान दीजिएगा, जब हम चल रहे हैं रोलिंग का केस है। हाथ देखिए, जब हम चल रहे हैं कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं, आगे समझिए। इसीलिए ये वॉकिंग रोलिंग का भी एक केस है। इसीलिए वॉकिंग में फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बता दें, ये समझ में आया? ये मैंने कहा वॉकिंग में फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी लग सकता है, बैकवर्ड भी लग सकता है। आप इधर जा रहे हो और स्पीड घट रही है तो फ्रिक्शन पीछे, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो फ्रिक्शन आगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की समस्या ही ये है कि हमें डायरेक्शन पता नहीं होती, ठीक है। तो इन तीनों ही केस में स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होना है। तो जैसे क्वेश्चन ये होता कि एक पर्सन ये है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, मिनिमम टाइम इन विच ही कैन कवर 100 मीटर रेस। मिनिमम टाइम कितने में 100 मीटर रेस कवर अप करेगा, और न्यू दे रखा है 0.4। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन ही कैन गेट कितना आएगा, म्यू एम जी बाय एन, और वो भी स्टैटिक। म्यू काइनेटिक अगर 0.3 है तो हम मान रहे हैं कि वो ऐसे दौड़ रहा है कि स्लिपिंग ना हो। अगर स्लिपिंग हो गया तो उल्टा एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे तेज एक्सीलरेशन नहीं ले सकता। इसका मतलब टाइम √2h/g, कम से कम इतना टाइम तो लगेगा। पक्का समझ गए? यही चीज इसके लिए भी ट्रू है कि पर्सन दौड़ रहा था, उसको रुकना है। हाँ, ये आगे समझ गए? यही केस होता कि अगर पर्सन दौड़ रहा होता, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से, और मिनिमम टाइम ही कैन स्टॉप, टाइम टेकन टू स्टॉप, तो इसमें भी हम यही v²/2g डिस्टेंस होता, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो बेहतर है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, और टाइम टेकन कम से कम v/μg। ठीक, यही हम इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि एक इंसेक्ट है, ठीक, ये लाइन L है, ये एंगल 37 डिग्री, म्यू 0.8, और L है 10 मीटर। अब पूछा होता मिनिमम टाइम टेकन टू रीच पॉइंट P, तो पॉइंट P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
तो अगर इंसेक्ट ऊपर जा रहा है तो वैसे इंसेक्ट ऊपर जा रहा है, तो अगर हम कॉमन सेंस से कहें तो लगता है फ्रिक्शन पीछे आएगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन पीछे है, mg sin थीटा नीचे है, ये तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो पक्का यहां फ्रिक्शन ऊपर है और ये स्टैटिक वाला फ्रिक्शन, और mg sin थीटा नीचे है, तो एक्सीलरेशन म्यू जी cos थीटा माइनस g sin थीटा, कम से कम इतना। ऑब्वियसली ये ऊपर तभी जाएगा जब ये पॉजिटिव निकलेगा, इसका मतलब म्यू tan थीटा से बड़ा होगा। ये समझ रहे हैं? अगर म्यू tan थीटा से बड़ा होगा तब ये ऊपर जा पाएगा, नहीं तो ऊपर ही नहीं जा पाएगा। तो ये आएगा मैक्सिमम। इसका मतलब पूछा क्या है कि मिनिमम टाइम टेकन, तो मैक्सिमम फॉरवर्ड एक्सीलरेशन जो ये ले सकता है वो है म्यू जी cos थीटा माइनस जी sin थीटा। म्यू कितना है 0.8, जी cos थीटा कितना है 8, जी sin थीटा कितना है 6, तो 6.4 माइनस 6 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी केस में अगर ये नीचे उतर रहा होता, अगर नीचे उतर रहा होता और अब पूछा होता कि मिनिमम टाइम टेकन की ये 10 मीटर कवर अप करने, तो अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आएगा डाउनवर्ड में। इस बार म्यू जी cos थीटा प्लस जी sin थीटा, तो ये कितना आ गया 6.4 और ये कितना हो गया 6.4। ठीक, इसी में आप समझ सकते हैं कि यहां कोई कार होती, तो कार के साथ भी ये ट्रू है कि कार अगर ऊपर, ऐसा नहीं कि ऊपर जा नहीं सकती, एक्सीलरेट नहीं कर सकती अगर tan थीटा म्यू से बड़ा हो गया। समझ गया ना? तो tan थीटा अगर म्यू से बड़ा हो गया तो कार ऊपर जा तो सकती है, कैसे? इसके पास वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन स्पीड अप नहीं कर सकती। ठीक, क्यों? मैक्सिमम लेना है तो फ्रिक्शन आगे है, mg sin थीटा आगे, कहीं भी ले सकते हैं ना फ्रिक्शन। अगर ये g sin थीटा से ज्यादा एक्सीलरेट कर गया तो फ्रिक्शन आगे है, बिल्कुल पीछे भी हो सकता है, फ्रिक्शन पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ अंडरस्टूड है, हमने मान लिया ये फ्रिक्शन भी मदद कर रहा है, ये भी मदद कर रहा है। ठीक, हाँ इसमें एक और बात समझ में आ रही है कि डाउन द प्लेन जब मोशन है, मान लीजिए कोई कार डाउन द प्लेन, तो ये एल है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा होगा या मिनिमम स्टॉपिंग टाइम, तो अब ये ब्रेक लगाती तो फ्रिक्शन अब पीछे आता, mg sin थीटा नीचे आता, तो एक्सीलरेशन जो बैकवर्ड मिलेगा वो म्यू जी cos थीटा माइनस जी sin थीटा मिलेगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो किसी भी हालत में रुकेगी नहीं, समझ गया ना? स्पीड बढ़ती है। तो अगर ऐसा है तो आंसर आता 2l बाय म्यू जी cos थीटा माइनस जी sin थीटा। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि जहां भी व्हील्स इन्वॉल्व होंगे, पर्सन इन्वॉल्व होगा, वहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। समझ गए? पर्सन की डायरेक्शन का कोई भरोसा नहीं। यही वजह है कि सर्कुलर टर्निंग वाले जो क्वेश्चन है जिसमें कार ऐसे घूम रही है, उसमें मोशन ऐसी हो रही है और फ्रिक्शन अंदर है, क्योंकि यहां स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं आगे या पीछे हो, कुछ भी हो सकती है। पक्का समझ गए मैं यहां क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हम यहां अवेलेबल फ्रिक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन किस तरफ है वो हम सोच लेंगे अपने हिसाब से, जहां जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन उस तरफ। चलो पहला पॉइंट, जैसे देखिए अगर ये कोई बेल्ट ऐसे घूम रहा होगा, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा होगा, ये वंस अगेन 37 डिग्री है, एक ब्लॉक हमने यहां रखा, ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी, ठीक है? अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, बैट की वेलोसिटी 5 है, तो पक्का फ्रिक्शन आएगा, कौन सा वाला? काइनेटिक। ये समझ में आए? काइनेटिक आएगा, और तब तक जब तक इसकी वेलोसिटी 5 नहीं कर देगा, तो ये केस तो तभी बनेगा जब म्यू अच्छा खासा होगा, जैसे म्यू स्टैटिक 0.6,
म्यू काइनेटिक 0.5 मान लिया। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, फ्रिक्शन आएगा और किस तरफ, आगे, क्योंकि ये वेट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे आएगा। और कितना, 0.5 इंटू, ये मान लेते हैं कुछ 2 किलोग्राम का, तो इसका mg साइन थीटा 12 है, mg कॉस थीटा 16, तो 16 इंटू 0.5 फ्रिक्शन कितना है, ये तो कम पड़ गया, तो ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 0.8 और 0.9 कर देता हूं, 0.8 तो कितना हो गया, 14.4 नहीं 12.6, ये कितना हो गया, 12.8 ये आया, ये तब तक। और एक बार स्लिपिंग बंद हो गई, एक बार इसमें वेलोसिटी 5 अटेन कर ली, तो अब फ्रिक्शन कितना आएगा, अब सिर्फ उतना चाहिए जो mg sin थीटा को जस्ट काटना है, और फ्रिक्शन कितना आएगा, mg 0.9, अब आएगा सिर्फ 12 न्यूटन। अब ये 12 न्यूटन और ये कट गए, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का वेरिएशन टाइम के साथ, पहले फ्रिक्शन ऐसा था, फिर फ्रिक्शन ऐसा है, ये समझ में आया। और कितनी देर के लिए ऐसा है, जब तक वेलोसिटी 5 नहीं हो जाती, तो 5 बाय 0.8 बाय मास कितना है, 2, ये समझ में आया। एक्सीलरेशन है 0.8 बाय 2, फाइनल वेलोसिटी 5 अटेन करना है, यहां तक हमारा काइनेटिक लगेगा, उसके बाद स्टैटिक लगेगा। तो इसी में शांत रहिए। अब जरा ये डिस्कशन करते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, स्मॉल है कैपिटल है, नीचे आसान मानता हूं पहले स्मूथ सरफेस। तो अगर हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, μmg, तो मैक्सिमम पॉसिबल फॉरवर्ड एक्सीलरेशन μg, तो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन μg, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, तो ये किसके भरोसे, जो यहां ये फ्रिक्शन है इसको ले जा रहा है, तो कितना आएगा, μmg, तो मैक्सिमम फॉरवर्ड एक्सीलरेशन μmg बाय कैपिटल M। इसका मतलब इट विल स्लिप इफ F अपॉन m प्लस n इज ग्रेटर देन μg। It will slip if F upon m plus n is greater than, मतलब हमने जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कॉमन हो सकता है उससे ज्यादा मान लिया, तो यहां हमें ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, उतना हम दे नहीं पा रहे। ठीक, यही हम एसएचएम वाले क्वेश्चन में करे थे कि एक बार हमने इधर लगाया, एक बार हमने स्प्रिंग ऊपर लगाई, स्मूथ सरफेस पे ऑक्सीलेट कर रहा था और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर नो स्लिपिंग। तो याद करो, यहां ओमेगा स्क्वायर ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, और ये हमारा ये डिसाइड करेगा कितना, म्यूजी, और यहां क्या आएगा, एम कैपिटल एम। अब हमें इसका एक्सीलरेशन चेक करना है, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी बाय कैपिटल। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन जो यहां है वही इसको एक्सीलरेट करा है, उसकी अपनी एक लिमिट है, इसीलिए इसके एक्सीलरेशन की एक लिमिट है, ऐसी इसके एक्सीलरेशन के लिए एक लिमिट है। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत ही स्पेशल केस के लिए कॉन्सेप्ट बनाया है। स्पेशल केस मतलब नीचे स्मूथ है, एफ लगा रहे हैं, ये इस केस के लिए, बाकी के लिए हम सोचेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अभी इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है। तो देखिए, मैं पहले इसी के डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है,
3m n m mu 0 mu 2/3। अब पूछा होता मैक्सिमम n such that blocks do not slip and doesn't slip over 3m। कर सकते हो ना? ठीक। तो पहले देखिए कि दरअसल ये लिमिटिंग केस ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो या तो हम इसी चीज का यूज कर रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि ये स्लिप नहीं करना, ये स्लिप नहीं करना मतलब ये सिस्टम, हम इसी चीज का यूज कर ले रहे हैं, डजंट स्लिप। तो ये सिस्टम है तो इसका एक्सीलरेशन a, तो इसका a, तो a की वैल्यू कितनी है mg/n+4m। लेकिन हमें पता है ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 2/3 mu mg/n। 2/3 आ गया समझ? a की वैल्यू आएगी कि नहीं? क्वेश्चन में कहा है स्लिप नहीं होना है, मतलब ये सिस्टम है पूरा ये। अब हम ये देखें कि आखिरकार a की लिमिट डिसाइड कौन करेगा कि अपर लिमिट कौन है। तो देखो ये तो रस्सी से बंधे हैं दोनों, तो इनको ले जाने में हमें दिक्कत नहीं, इसको ले जाने में हमें चिंता है क्योंकि ये फ्रिक्शन के भरोसे बैठा है और फ्रिक्शन की लिमिट है। इनकी मोशन थ्रेड करा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जिसकी मोशन सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे ही देगा, तो इसकी मोशन सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे था। तो मैक्सिमम ये एक्सीलरेशन कितना ले सकता है? तो फोर्स आएगा 2/3 mg अपॉन मास m म्यू जी। ठीक, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, लिमिट वैल्यू कैपिटल M। ठीक, तो दरअसल ये पहला डिस्कशन एक तरीके से हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए चल रहा है, मतलब जब जस्ट स्लिप करने का केस है। एग्जांपल 2, ये जैसे m मिनिमम फोर्स नीडिंग फॉर ब्लॉक टू स्लिप। तो वंस अगेन ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस है कि कम से कम कितना लगाएंगे कि ब्लॉक स्लिप कर जाए। तो क्या बनेगा, हमें स्लिपिंग इस पॉइंट पे करानी है, तो इसको हम अभी भी सिस्टम मान सकते हैं। तो F शुड बी मोर देन और इक्वल टू कितना, म्यू m प्लस n g माइनस f। क्योंकि हम ऐसे खींच रहे हैं, इस पर f ऊपर आएगा, पर्सन के फ्री बॉडी डायग्राम में f ऊपर आएगा, तो इस पूरे सिस्टम का वेट माइनस f, ये नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम उस म्यू n से जीत गए तो ये किसका जाएगा, ये तो इंटरनल है, इसकी बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहला डिस्कशन जो हमारा है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का है या मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जनरली मैग्नीट्यूड तो हमें पता है ही म्यू एस है, और डायरेक्शन कॉमन सेंस से हमें मिल जाएगी। डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता होगी कि किस तरफ लग रही है। ठीक, बस इंफॉर्मेशन क्या है कि एफ की वैल्यू मिलने से। हाँ, इनमें हमेशा मेन कॉन्सेप्ट यही है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है मतलब एक सिस्टम। तो जैसे एग्जांपल एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर देता हूं। म्यू 0 है, यहां पे म्यू 0.5 37 डिग्री, यहां पे ये 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम। क्वेश्चन है एफ नीडिंग सच दैट ब्लॉक डजंट स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बेंच। अब देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जी tan थीटा आंसर आता, अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो एफ की वैल्यू m प्लस n जी tan थीटा आती। याद आया कैसा? लेकिन आप फ्रिक्शन कुछ मदद करेगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो एफ मैक्सिमम अगर हम देखें कि अगर आप फोर्स कुछ ज्यादा ही लगा दोगे
इस तरफ लिखा थोड़ा अच्छा फील है। फोर्स को ज्यादा ही लगा दोगे तो ऊपर चला जाएगा, कम रहेगा तो नीचे। तो मैक्सिमम का केस कौन सा है? जब ये ऊपर जाने लग गया। लेकिन एक बात तय है पूरे सिस्टम के लिए, F इक्वल टू इसका एक्सीलरेशन A है कितना 15A। ये चीज अब भी सही है क्योंकि ऊपर जाने लग गया, गया नहीं। अब ऊपर जाने लग गया कि इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर ये ऊपर जाने लग गया तो इस पे एक स्यूडो आता M, एक आता mg, आगे समझ, एक आता नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अब एक फ्रिक्शन भी आएगा। फ्रिक्शन किधर आएगा? और फ्रिक्शन म्यू एन होगा सीधे सीधे, और जस्ट इक्विलिब्रियम है तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन कितना है? म्यू। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। लिख सकते हैं? तो एम ए कॉस थीटा, इससे ए की वैल्यू कितनी आई? इधर ले जाओ, एम से एम कट गया, ए की वैल्यू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। जी को ये आ गया। मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम इतना ले सकते हैं, लेकिन हमें ए मैक्स नहीं चाहिए, हमें एफ चाहिए। लेकिन अच्छी बात है ये सिस्टम है, और मिनिमम निकालने के लिए म्यू को माइनस में से रिप्लेस कर दो, क्योंकि मिनिमम निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन ही तो डायरेक्शन बदलेगा। तो म्यू को माइनस में से रिप्लेस कर दो तो सही बात है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर और बड़ा, तो मिनिमम आ गई। तो ऐसी दो रेंज आ गई जिन दो के बीच में स्पेशलिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी हम इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड एक्सीलरेशन F इक्वल टू 40 न्यूटन। Minimum at such that the maximum that do not slip.
तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको तो देने वाला फोर्स है, लेकिन ये फ्रिक्शन के भरोसे है। तो इसमें मैक्सिमम फोर्स जो आ सकता है वो 12 है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो आ सकता है वो 4 है। और अगर मैं सिस्टम मानूं, पूरे को सिस्टम मानूं, तो 3 और 4 7 फोर्स ऐसा लगा, तो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना है? 4। तो F मैक्सिमम 28 न्यूटन, 28 न्यूटन तक तो साथ जाएंगे। इसका मतलब इस केस में दे विल मूव टुगेदर, दे विल सेपरेट, सेकंड में सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले पार्ट में अगर ये एक साथ जाएंगे तो हम इसको सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। और इसमें कितना है? 14 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन कितना आया? 2। और 2 आया तो फ्रिक्शन पूछा होता, तो यहां फ्रिक्शन 6 न्यूटन, यहां फ्रिक्शन 6 न्यूटन। अब नीचे वाले 4 किलोग्राम के लिए, सॉरी सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें। F अगर 35 है, 28 से ज्यादा हो गया मतलब सेपरेट कर जाएंगे। तो इस पे हमने 35 लगाया नीचे, तो फ्रिक्शन आएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्रिक्शन है 6 नहीं 12, इस पे है 12। तो इसका एक्सीलरेशन आ गया 4 और इसका एक्सीलरेशन आ गया 35 माइनस 12, 23/4। ये पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ओके यार 3 और 6 वाला है ना। 3 और 6 फोर्स इस बार ऊपर लगा रहे थे और न्यू था 0.6। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन 6 किलोग्राम कैन है, इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स 18/6। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन ट्रांसफर होगा वो 18 है, और ये फ्रिक्शन के भरोसे ही आएगा। तो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ये है। तो स्लिपिंग करने की कंडीशन, ना करने की कंडीशन, कि जब मैक्सिमम 3 हो और F की वैल्यू 27 न्यूटन, 9 × 3 27 न्यूटन तक एक साथ जाएंगे। तो पहले का आंसर 27 न्यूटन, दूसरे में क्या पूछा था? फोर्स अगर हमने 18 लगाया, 27 से कम है मतलब एक साथ जाएंगे, तो कॉमन मान लो। तो एक्सीलरेशन आ गया 2, और 6 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक्सीलरेशन 2 है, फ्रिक्शन आगे, तो F की वैल्यू 12। इसका अगला क्या है? वेग वाला। ये अच्छे क्वेश्चन। इसमें मास m 30 डिग्री, एक बार यहां म्यू नॉट 0 था, यहां म्यू 0 था, यही था क्वेश्चन पहला। अब इसमें था वेज डजंट स्लिप। अब देखिए हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अगर वेज स्लिप नहीं कर रहा मतलब ये फिक्स है, मतलब ये फिक्स है। और अगर ये फिक्स है तो यहां पे ये mg लगा, यहां पे ये mg sin थीटा लगा, यहां पे ये mg लगा, तो इसका एक्सीलरेशन g/2। और वेज तो फिक्स है, और चूंकि वेज फिक्स है तो नॉर्मल रिएक्शन सीधे mg cos थीटा लिख सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। लेकिन हमें ये फ्रिक्शन चाहिए, मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। तो अब हम अकेले वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो अकेले वेज का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा बोलिए। n इधर आएगा, t इधर आएगा जो कि mg के बराबर है, एक t इधर आएगा जो कि mg के बराबर है, एक mg इसका खुद का आएगा, एक n डैश आएगा, और एक फ्रिक्शन इस तरह आएगा। और ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। अब वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन mg पुश कर रहा है, n का cos 30 पुश कर रहा है, mg का sin 30 पुश कर रहा है अंदर,
ये mg है, नॉर्मल रिएक्शन mg √3/2 था और एक और √3/2, 3mg/4 प्लस mg/2। नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट दबा रहा है, mg का वर्टिकल कंपोनेंट दबा रहा है और एक खुद का mg दबा रहा है। ये टेंशन ही है, थ्रू आउट टेंशन mg होगी। तो थ्रेड में तो टेंशन mg होगी, इसमें पूरे थ्रेड में टेंशन सेम नहीं रहती, मासलेस थ्रेड है तो। करते रख लेते हो यार चीजों को। ये सिंगल थ्रेड है तो पूरी थ्रेड में टेंशन सेम होगी, चाहे थ्रेड एक्सीलरेट करे चाहे नहीं करे, थ्रेड तो मासलेस है। मासलेस थ्रेड में हमेशा टेंशन सेम होती है। चलो तो ये आ गया कितना, 5/4 9/4, 9 mg/4 नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए तो वहां से देखिए, हॉरिजॉन्टल में mg उधर रखा गया है, mg cos 30 रोक रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का sin 30 धक्का दे रहा है और फ्रिक्शन रोक रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg माइनस mg √3/2 प्लस mg √3/2 का 1/2 √3/4। तो फ्रिक्शन आ गया mg 1 माइनस √3/4। नॉर्मल रिएक्शन आया था 9 mg/4। तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f/m। तो 4/9 1 माइनस √3/4, ये मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड। कुछ समझ आया क्या होगा क्वेश्चन में? कि यहां हमने इसी का यूज किया, बैच फिक्स था तो इसकी मोशन सीधे सीधे मिली, नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब हमें यहां स्लिपिंग रोकनी थी, इसलिए मुझे बैच का फ्री बॉडी रहना, ठीक है। यहां व्यू 0 था, यहां नॉन 0। फिर से हम गिवन इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ये स्लिप नहीं कर रहे हैं, और अगर ये स्लिप नहीं कर रहे हैं तो दे कैन बी कंसीडर्ड अ सिस्टम। तो हम इसको एक सिंगल सिस्टम मान लें, और अगर सिंगल सिस्टम मान लें तो इसका एक्सीलरेशन सीधे g/2 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां फ्रिक्शन तो है नहीं, यहां स्लिपिंग नहीं है, मतलब चिपके हुए हैं, तो सीधे एक्सीलरेशन g/2। पक्का समझ गए? लेकिन अब मुझे यहां फ्रिक्शन चाहिए, मतलब ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा। समझ गए? मतलब यहां बीच में हमें तोड़ना पड़ेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है कि हमें इसका एक्सीलरेशन g/2 पता है, तो क्यों ना इसको स्टॉप कर दूं। स्टॉप कर दूं तो स्यूडो आएगा mg/2, और इसको स्टॉप करने पे ये भी स्टॉप हो गया। ये फील है, दोनों एक साथ जा रहे थे। मैंने बैच को स्टॉप किया तो ब्लॉक भी स्टॉप हो गया। और मैं स्यूडो क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन पता है g/2। स्यूडो लगाया mg नॉर्मल रिएक्शन और एक mg यहां पे। अब फ्रिक्शन किस तरफ होगा वो कंपोनेंट से समझ में आ जाएगा, वैसे दिख रहा है इधर होगा ये फ्रिक्शन। इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना, स्यूडो ले चुका हूं, इक्विलिब्रियम आया, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो वर्टिकल डायरेक्शन में n प्लस mg/2 का cos 30 मतलब 1/2 cos 60, सही है, इज इक्वल टू mg का √3/2। इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन mg/2 का ही, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गई mg का √3/2 माइनस 1/4। अब मुझे फ्रिक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन आएगा mg इक्वल टू, इस तरफ क्या है फ्रिक्शन, प्लस mg/2 का √3/2 प्लस mg का sin थीटा। तो फ्रिक्शन आ गया mg 1 माइनस √3/4, 1/2 माइनस √3/4। नॉर्मल रिएक्शन आया ये, तो म्यू इन दोनों का रेशियो, म्यू मोर देन और इक्वल टू गंदा सा 1/2 माइनस √3/4,
अपॉन रूट 3/2 माइनस 1/4। तो 4 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 1। उल्टा 4 रूट 3 माइनस 2, 4 माइनस 2। पक्का समझ रहा है क्या वो? हम उसी इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं क्योंकि स्लिपिंग नहीं है तो सिस्टम है, सिस्टम है तो एक्सीलरेशन मिल गया। अब हमने इसको स्टॉप किया तो ये स्टॉप हो गया, स्यूडो लगा के इक्विलिब्रियम। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको पेन यूज नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आंसर सोचना है, ठीक है, सो दैट फ्रिक्शन में थोड़ी और चीज है। सभी क्वेश्चन में ये है, फाइंड मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग। क्वेश्चन 1, M, PM, F, M, N। Question 2, M, 2M, 3M, ठीक है, अच्छे से सोचोगे तो सबके आंसर मिल जाएंगे ऐसे। तो वंस अगेन यहां स्लिपिंग नहीं होनी है, मतलब ये सिस्टम है, सिस्टम है तो इसका एक्सीलरेशन g/4 सीधे लिख सकते हैं। और अगर एक्सीलरेशन g/4 है तो यहां नॉर्मल रिएक्शन mg/4 है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ये है, फ्रिक्शन ये है और एक्सीलरेशन g/4 है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg/4, फ्रिक्शन mg, म्यू की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। और म्यू 1 से बड़ा हो सकता है, म्यू इंफिनिटी भी हो सकता है, तो म्यू की वैल्यू आ गई 4, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में भी यहां स्लिपिंग नहीं होनी तो सिंगल मास है, ये सिंगल मास है, ये सिस्टम है,
और सिस्टम का एक्सीलरेशन 3mg बाय 3m प्लस 3m g/2, और अब हमें कॉमन एक्सीलरेशन g/2 चाहिए, तो इस पे 2m का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इस पे μmg आएगा, एक्सीलरेशन g/2 चाहिए, तो μmg बाय 2m g/2, म्यू की वैल्यू 1। क्योंकि ये वाला ब्लॉक फ्रिक्शन के भरोसे है, तो हमने इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, μmg एक्सीलरेशन के बराबर कर दिया। इसका भी बना सकते थे, लेकिन इसका ज्यादा आसान है। थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों में ही ये समझना जरूरी है, यहां स्लिपिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये एक सिस्टम है, एक सिंगल मास मान सकते हैं। सिंगल मास अगर है तो इसका एक्सीलरेशन, इसको सिंगल मास मान के सीधे g/3 लिख सकते हैं, फॉरवर्ड g/3। अब ये सिलेक्ट नहीं करना तो इसका अलग बना ले। अब m पर फ्री बॉडी डायग्राम बना, इस पर नीचे mg है, ऊपर mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एक्सीलरेशन g/3, नॉर्मल रिएक्शन mg/3, लेकिन फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फ्रिक्शन आ गया सॉल्व करने पर 0, तो म्यू डी गई 0। समझ गया ना? हाँ, वो इत्तेफाक है, क्योंकि ये mg था, mg की जगह कुछ और होता तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती। अभी वो mg ने इसको बैलेंस कर लिया, f की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो पहले केस में म्यू दी गई 0। सेकेंड केस में अच्छी बात है कि ये सिलेक्ट नहीं करना, इसका मतलब ये 2m फिक्स्ड हो गया, और ये अगर फिक्स्ड हो गया, यहां फ्रिक्शन है नहीं, तो ये mg ये डेटा इस तरह है कि इसका एक्सीलरेशन भी 0 निकल आया, तो इसका एक्सीलरेशन 0 आ गया। यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, mg कर गया। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका, अकेले इसका, या आप सिस्टम का भी बना सकते थे। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि 0 है, ये समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। लेकिन इस पे यहां ये mg आया, यहां ये mg आया, एक इसका mg आया, पक्का एक फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह फ्रिक्शन की वैल्यू mg, नॉर्मल रिएक्शन 3mg 2mg mg, नॉर्मल रिएक्शन 3mg, म्यू की वैल्यू 1/3। ठीक है, नहीं आया समझ? सिस्टम मान लेते तो डायरेक्ट दिख जाता, सिस्टम मानते तो यहां नॉर्मल रिएक्शन पूरा सिस्टम 3mg है और फ्रिक्शन mg है। पूरे को सिस्टम माने क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो सिंगल बॉडी mg लग रहा है, वेट 3mg है, फोर्स mg है, तो 1/3 फ्रिक्शन जी। क्वेश्चन 4, अब इसमें ओमेगा² ए ये एक्सीलरेशन हमें इसकी चिंता है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? म्यू इंटू 2g/2 म्यू जी, तो ओमेगा² ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी। ओमेगा कितना होता है? √k/n, तो k/n एम्पलीट्यूड म्यू जी। k कितना है? 100, मास कितना है? 5, एम्पलीट्यूड 0.1, g की वैल्यू 10, म्यू 1/5। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में देखिए, ये स्लिप नहीं करना, तो यही हमारे लिए इंफॉर्मेशन है कि आप इसको फिक्स मान लो, और फिक्स मान लो तो ये हमारा e होगा, तो ये हमारा 2a होगा, तो ये mg n प्लस 4n g/5 आ गया। और अगर ये g/5 से नीचे गिर रहा है, तो ये 2g/5 से इधर आ रहा है, तो यहां टेंशन 2mg/5 है, तो यहां टेंशन 2mg/5 है। अब अकेले इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 2mg/5 ऊपर,
3mg/5 नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg का 4/5 ये नॉर्मल रिएक्शन ये, तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी ऊपर, तो फ्रिक्शन आया mg/5, नॉर्मल रिएक्शन 4mg/5, तो म्यू 1/4। सेकेंड डिस्कशन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन और फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन हम जनरली म्यू एम जी ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे जनरली म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, जनरली रटिएगा कि हमेशा ये होगा, लेकिन स्टैंडर्ड केसेस में तो हम मान ही सकते हैं कि अगर tan थीटा म्यू से बड़ा हो गया तो इट विल स्लिप। ठीक है, लेकिन यही ऐसा है तो ये अलग चीज है। यहां वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी 0 पॉसिबल इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। यहां वेलोसिटी 0 नॉट पॉसिबल। पक्का समझ गए? यहां रुका हुआ रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी, चलो इसकी जगह आप सीधे ये बॉल सोच लो, तो ये बॉल थोड़ी ना रुकी हुई रहेगी। म्यू आप कुछ भी ले लो, इस बॉल का एक्सीलरेशन g sin थीटा mg sin थीटा अपॉन m प्लस 2/5n। कुछ याद आया? तो 5g sin थीटा बाय 7, बॉल मतलब सॉलिड बॉल। यहां म्यू का तो रोल ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि म्यू का रोल नहीं है, म्यू का रोल है। ये आंसर आएगा अगर म्यू 2/7 g tan थीटा से बड़ा होगा। याद आया? आया नहीं है? याद रखना। पहले 1 मिनट, पहले ये तो समझ में आया ना? एक एक करके बात करते हैं। चलो इसमें जल्दी याद नहीं आया, और एक एक करके बात करते हैं। इसमें पहला सादा वाला, मैं सिंगल की बात कर रहा हूं। tan थीटा म्यू, अगर म्यू tan थीटा से बड़ा है तो नो स्लिपिंग। अब अगर मैंने यहां दो बॉडीज एक दूसरे के आगे पीछे रखी, ये म्यू1 ये म्यू2, फिर आता हूं इंक्लाइंड प्लेन पे। और तीसरा जो मैं डिस्कशन कर रहा था वो ये बॉल की सॉलिड। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, पहले ये समझिए, पहले फर्स्ट और लास्ट को देखें। इसमें ये समझिए अगर म्यू tan थीटा से बड़ा है तो ये स्लिप नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। और अगर म्यू tan थीटा से छोटा है तो एक्सीलरेशन इसका g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं? इसमें इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड पक्का होगा। प्रैक्टिकली सोचिए, इसको आप रुका हुआ नहीं रख सकते, चाहे फ्रिक्शन आप कितना भी ले लो, तो ये तो पक्का गिरेगा। अब गिरेगा पक्का, अब कितने से गिरेगा वो डिपेंड करेगा कि म्यू की वैल्यू क्या है। तो अगर इसमें मैं बात करूं कि ये रोल कर रहा है, और अगर रोलिंग है तो ये एक्सीलरेशन, मैंने आपसे कहा था कि mg sin थीटा अपॉन m प्लस i बाय r स्क्वायर, कुछ कहा था। तो ये 2/5, ये g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 सॉलिड बॉल होती तो 5/7 बना। वैसे हम जानते हैं अगर स्मूथ होता तो g sin थीटा होता, लेकिन 5/7 g sin थीटा है, तो पक्का इस पे फ्रिक्शन 2/7 mg sin थीटा है। समझ गए कैसे सोच रहा हूं? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो mg sin थीटा होता, तो g sin थीटा से गिरता। 5/7 है तो जो 2/7 का लॉस है वो इसकी वजह से। अब नॉर्मल रिएक्शन तो यहां पक्का है कि नॉर्मल रिएक्शन थीटा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 2/7 tan थीटा। तो अगर 2/7 tan थीटा से बड़ा अवेलेबल है तो रोल करेगा और एक्सीलरेशन की वैल्यू 5/7 g sin थीटा होगी। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू इससे कम थी तो स्लिप करेगा, और अगर स्लिप कर गया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये समझ में आया?
तो इसके दो केस कौन से हैं कि या तो रोल करते हुए लुढ़केगा और रोल करते हुए नहीं लुढ़का तो स्लिप करेगा, और स्लिप की अब तब एक्सीलरेशन यही है। और देखिए ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर, ये डिपेंड नहीं किया कि वो सॉलिड बॉल थी कि हॉलो थी कि रिंग थी कि क्या थी, लेकिन ये पार्ट अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगा। पक्का समझ गए? मतलब अगर क्वेश्चन में ऑब्वियसली अगर म्यू 0 हो तो स्लिप करेगा और एक्सीलरेशन सबका जी साइन थीटा। ठीक, मतलब अगर फ्रिक्शन 0 हो या इनफ ना हो, 0 हो या इनफ ना हो रोलिंग कराने के लिए, तो सभी एक साथ जमीन पर पहुंचे, सभी की ट्रांसलेशनल स्पीड एक सी हो, सभी का ट्रांसलेशन एक साथ। ठीक, लेकिन अगर फ्रिक्शन इनफ हुआ तो फिर सबके ट्रांसलेशन डिफरेंट हुए, तब इनर्शिया का रोल आ जाएगा कि इनर्शिया अलग अलग पे अलग अलग रोल प्ले करेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि जब हम रोलिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ और सोचना पड़ता है, ट्रांसलेशन में तो बड़ा सीधा सीधा है। ठीक, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं ये वाला केस। अब अगर इस केस में देखें तो प्योर ट्रांसलेशन का केस है, तो केस बनेगा अगर μ1 ग्रेटर देन tan थीटा, μ2 ग्रेटर देन tan थीटा, तो नन स्लिप्स और नॉर्मल रिएक्शन 0। कोई दिक्कत तो नहीं, एक भी स्लिप नहीं करेगा और नॉर्मल रिएक्शन पक्का 0। सेकेंड, अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 तो भी नॉर्मल रिएक्शन 0। अगर ये ज्यादा रफ है, ये ज्यादा रफ है, तो ये स्लो है ये तेज है, तो ये चला जाएगा ये रुका रहेगा, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अब भले चाहे दोनों जाए ना जाए, रुके रहे, कुछ भी हो, नॉर्मल रिएक्शन तो पक्का नहीं है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कम है। तो एक बहुत जरूरी चीज कि नॉर्मल रिएक्शन का रोल कब आ रहा है, जब स्लिपिंग की टेंडेंसी आ गई और ये इससे जीत गया, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन का रोल नहीं। और बात सही है, इसको पुश करने के लिए ये कांटेक्ट तोड़ना पड़ेगा, ये समझना है। अगर इसने ये वाला कांटेक्ट नहीं छोड़ा तो ये इसको पुश ही नहीं करेगा। आया समझ में? मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं, एक इंक्लाइन प्लेन है ये थीटा, आप यहां से इसको रोकने के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर फ्रिक्शन ने ही इसको रोक लिया तो आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन ने ही इसको रोक लिया, गिर ही नहीं रहा, अब आप खड़े हो हाथ लगाए, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको ताकत तभी लगानी पड़ेगी जब ये कांटेक्ट यहां छोड़ देगा। तो यहां ये बहुत जरूरी चीज है कि पहले कौन आएगा, तो पहले इस फ्रिक्शन का रोल आएगा, इससे जीत गया तो फिर ये पुश करेगा। इसका मतलब और μ2 इज ग्रेटर देन tan थीटा, ये समझ में आया? अगला मैंने क्या कहा है, या तो ये tan थीटा से बड़ा हो, तो ये तो हिल ही नहीं रहा, ये जब स्लिप ही नहीं कर रहा है तो ये स्लिप करे ना करे, ये पुश ही नहीं करेगा उसको। और अगर स्लिप करने की नौबत भी आ गई तो भी ये अगर स्लो है, ये तेज है, तो भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। पक्का समझ गए? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कब आएगा, जब μ1 बड़ा होगा μ2 से। नॉर्मल रिएक्शन नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है, μ1 बड़ा हो μ2 से n, क्योंकि अकेले इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान लो ये दोनों बड़े हैं और दोनों tan थीटा से भी बड़े हैं तो स्लिप करने की टेंडेंसी होनी चाहिए किसकी, पीछे की। ये समझना, मतलब इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी होना चाहिए तब जाके ये पुश करेगा। तो μ2 tan थीटा से छोटा हो तो ये स्लिप पक्का कर रहा है, मतलब इसने ये कांटेक्ट छोड़ दिया तो दबाएगा, लेकिन हो सकता है ये दबाने वाला हो तब तक ही भाग जाए। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि μ1 की वैल्यू μ2 से बड़ी, ठीक है, आ गया समझ? और चौथा, मोशन होगी या नहीं, मोशन की कंडीशन क्या है,
इसमें स्लिप मोशन होगी या नहीं, मतलब या तो एक ब्लॉक मूव कर रहे हैं या दोनों मूव कर रहे हैं। तो या तो μ1 की वैल्यू tan थीटा से छोटी हो जाएगी। सोचो अगर μ1 tan थीटा से छोटा हो गया तो हमें आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये करेगा तो मदद ही करेगा, ये मारेगा तो धक्का ही देगा। या फिर अगर ये tan थीटा से छोटा नहीं तो μ1 m1g cos थीटा, सॉरी क्या लिख रहा हूं, m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन mu m1g cos थीटा प्लस mu2 m2g cos थीटा। ये समझना है? टोटल mg sin थीटा टोटल फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, ज्यादा स्लिप मोशन करानी है। इसमें मतलब रट तो नहीं सकते, सीधे सीधे आपको समझना पड़ेगा। बस समझने वाली सिर्फ एक चीज की पहले ये कांटेक्ट छोड़ेगा फिर इसको पुश करेगा, और अगर ये कांटेक्ट नहीं छोड़ा तो ये पुश ही नहीं करेगा। लेकिन ये कांटेक्ट छोड़ भी दिया तो भी जरूरी नहीं है पुश करे, क्योंकि ये आगे जा रहा है और ये भी आगे चला रहा है और ये तेजी से चला गया तो ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा। अगर हम यही यहां बात करें तो जैसे ये 5 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, μ1 μ2 37। अब इसमें बात करते हैं कि टेंशन आएगी या नहीं आएगी। टेंशन 0 और नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमें बात करनी है। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब मूव टुगेदर। तो इसमें अगर μ1 0.5, μ2 0.6, μ1 0.9, μ2 0.7, μ1 0.7, μ2 0.9। पहले में क्या होगा, ये 0.5 है, ये 0.6 है। चलो पहले में टेंशन पक्का 0 है, 0 नहीं है। अब ये क्वेश्चन कुछ और है, रस्सी बंधी है, ये तेज चला गया तो टाइट हो जाएगा। ये μ1 कम है, μ2 ज्यादा है, ये तेज जा रहा है और जाएंगे दोनों। तो पहले केस में टेंशन नॉन जीरो और A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू एक्सीलरेशन बराबर, तो टोटल m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा माइनस μ2 m2g cos थीटा बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड वाला μ1 0.9 है, तो ये तो हिल नहीं रहा है, लेकिन ये हिल गया तो टेंशन 0, A1 0 और A2 की वैल्यू g sin थीटा माइनस μ2g cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका g sin थीटा माइनस μ2g cos थीटा टेंशन है। तो थर्ड ये 0.7, ये 0.9, ये रुका हुआ है, सॉरी ये मूव कर रहा है, वो रुका हुआ है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि दोनों रुक जाए। रस्सी तो टाइट होगी क्योंकि इसके जाने की टेंडेंसी है, उसके रुकने की टेंडेंसी है, लेकिन वो दिख रहा है रस्सी पक्का टाइट है और रुका हुआ है। कैसे? 0.75 म्यू है, इससे ज्यादा बड़ा है और ये मास भी बड़ा है। आया समझ में? मतलब इसका अवेलेबल फ्रिक्शन रोक ही देगा उसको। समझ आया ये क्या? मतलब अब हमने कैसे चेक किया कि m1g sin थीटा और m2g sin थीटा कितना है हमारे पास। तो m1g sin थीटा 30, 7, 90, mg cos थीटा इसका है 40 इंटू μ1 28, यहां कितना है 80 इंटू 9 72। तो 100 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल है, बैलेंस हमें 90 को करना है, तो बैलेंस हो ही जाएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा था? मैंने ये कहा था
कि पहले इसका 30 है, रोकने वाला 28 है, तो 2 का मार्जिन है इसके पास। लेकिन यहां रोकने वाला इतना बड़ा है कि यहां मार्जिन ज्यादा है, तो इसको खत्म कर देगा ये। इसका मतलब ये वो केस है जब एक्सीलरेशन a1 a2 दोनों 0। इसका मतलब टेंशन 2 है, ये 30 था, ये 28 है, बचा हुआ 2। एक और खास बात, ये बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं अब कह रहा हूं कि हमें ये तो पता चल गया कि स्लिपिंग होगी। इस पे ये 30 था, इस पे ये 60 था, मिलके 100 न्यूटन हमारे पास पीछे। तो हमने कहा ये 28 है, बचा हुआ 72 नहीं 60 लगेगा। सॉरी कितना 62 और टेंशन की वैल्यू 2। अब सॉल्यूशन तो मैं इसके अलावा एक और भी लिख सकता था। ये 28 की जगह मैं यहां ले लूं 24 ले लूं, ये 6 ले लूं, ये 6 ले लूं, ये 66 ले लूं। क्योंकि जब तक रस्सी टाइट, देखिए रस्सी में खिंचाव कब आएगा, जब इनमें रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगी। अगर ये फ्रिक्शन ही अकेला इसको रोक पा रहा था तो रस्सी की तो जरूरत ही नहीं। रस्सी की जरूरत पड़ी कब, जब ये फ्रिक्शन इनकैपेबल हो गया रोकने के लिए। इसका मतलब ये फ्रिक्शन पूरी कोशिश कर चुका है, तो ये तो 28 ही है। भले एपरेंट कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा कहीं, क्योंकि यहां 66 है, अवेलेबल 72 था। लेकिन रस्सी में टेंशन आने के लिए इनमें से किसी ना किसी का तो कांटेक्ट छोड़ना जरूरी है। अब ये तो छोड़ेगा नहीं, तो ये कांटेक्ट छोड़ेगा तभी रस्सी में खिंचाव आएगा, और ये छोड़ने के लिए फ्रिक्शन पक्का 28 है। मींस मैं ये कह रहा हूं कि स्टैटिक में कई बार मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाता है। वो डिस्कार्ड कैसे होंगे, वो ऐसे केस बना के कि कब इसमें खिंचाव आएगा रस्सी में। तो जैसे यहां पक्का 28 हो गया, तो अब बचा हुआ है ये 2, बचा हुआ है 2, और इसके हिसाब से इसमें 62 लिया। ठीक, चौथा क्या है, यही हो गया ना। हाँ, तो यहां समझ में आ गया कि साथ में जाते लेके जा नहीं पाए। ये 0.8 और 0.8 दोनों ही इंडिविजुअली रुके हुए हैं, क्योंकि 0.75 से ये भी बड़ा ये भी बड़ा, दोनों इंडिविजुअली रुके हुए हैं, तो टेंशन 0। तो यहां फ्रिक्शन आ गया 30, यहां फ्रिक्शन आ गया 7। समझ गए, टेंशन की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये 0.6 होता, 0.8 होता, आगे मूव करते एक साथ या नहीं? करते, क्योंकि यहां आता ये 30, यहां आता कितना 60, रोकने वाला कितना अवेलेबल है 6 × 4 24, यहां 8 × 8 64, 0.8 × 80 64, 0.6 × 40 24, कितना है 88, ये कितना है 90। मतलब A1 A2 बराबर है और 90 - 88/5। और हम टेंशन निकाल सकते हैं कि ये 30 है, ये 24 है, ये बची हुई 6 मत कर देना, NA हटाना पड़ेगा। 30 - 24 - NA, ये T की वैल्यू। हाँ, ये मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए बहुत बार आया है एडवांस में, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। या तो थ्रेड बांध देते हैं या इसकी जगह ब्लॉक एक के पीछे एक रख देते हैं, और ये म्यू1 म्यू2 होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ये डिस्कस किया। चलो, और ये आपको ये कॉमन सेंस की तरह लगना चाहिए कि बॉल का केस कुछ और है, बैच का केस कुछ और है, along the plane में, ठीक। चलो, अगला डिस्कशन यही है कि हाँ सर, अगर जो बॉल रखी है उसका मास 0 होगा। किसका? बॉल जो रखी है उसका मास 0 होगा। हाँ, और सर एक्सीलरेशन मास पे डिपेंडेंट होता नहीं बॉल का, जी हाँ, sin तो? थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो क्या दिक्कत है? वो तो यहां भी था, ग्रेविटी में फ्री फॉल के केस में भी तो एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सबका जी था। सर उसको ग्रेविटी लगी नहीं रही है तो फिर क्यों मूव करेगा? तो मास भी 0, फोर्स भी 0, कुछ भी आंसर आ सकता है, 0 है 0 तो आ गया। लो क्वेश्चन ले लो, देखो
यहां जैसे देखिएगा ये 30 न्यूटन है, ये 2 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम, ठीक है। आइडियल पुलीज है। अब हमसे पूछा होता कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इसमें 30 है तो पक्का यहां 15 आएगा, पक्का यहां 15 आएगा, यहां 7.5 आएगा, यहां 7.5 आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन नीचे होगा 20 माइनस 7.5 बाय 2 13, 12.5 बाय 2 6.25। इसका एक्सीलरेशन ऊपर होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस पुली का एक्सीलरेशन कितना होगा? क्या हम इस पुली का एक्सीलरेशन F इक्वल टू ma से निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स तो कट गए। तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में 15 ऊपर 7.5 नीचे 7.5 नीचे, एक्सीलरेशन भी 0, फोर्स भी 0। इवन हम देख के कह भी नहीं सकते ये पुली किस तरफ जाएगी, ये हम बता भी नहीं सकते देख के पुली किस तरफ जाएगी। ये तो इस पे डिपेंड करेगी कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये पुली भी नीचे जा रही होगी, और कितना, दिस प्लस दिस बाय 2। आ गया समझ में? इवन ये पुली भी हम देख के नहीं कह पा रहे, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स कट गए। इस पुली का एक्सीलरेशन कैसे निकला? इन दोनों का एवरेज 5 माइनस, ये नीचे था, माइनस 6.25 बाय 2 कुछ समझना है? ये ठीक वही है ऐसा कुछ होता। अब हमसे पूछा होता यहां करंट कितना है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस से निकलेगा? तो हम बाकी निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। और बाकी निकालने में भी आप डायरेक्ट नहीं कह पाओगे किससे किस तरफ आएगा। हो सकता है बैटरी लगा के मैं पोटेंशियल, जैसे ये 6 वोल्ट है, ठीक है, ये 4 वोल्ट है, 2 ओम, 1 ओम, 2। अब इस पे करंट कितना आएगा वो तो दूर की बात है, किस तरफ आएगा हमें ये भी नहीं पता। आप इवन ऐसे नहीं कह सकते कि इसका वोल्टेज ज्यादा इसका कम, वोल्टेज तो दोनों के बराबर, वोल्टेज बराबर है, रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तभी पड़ती है जब रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस हो। जैसे ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये तीनों, क्या आप कह सकते हो करंट ऐसा जाएगा? क्योंकि आप इस सिस्टम के लिए नहीं कह सकते, इस बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड करेगा करंट किधर जाएगा। अगर ये 4 वोल्ट की बैटरी हुई तो करंट जाएगी, 4 से ज्यादा हुई तो इधर जाएगा, कम हुई तो इधर जाएगा। तो बिल्कुल वही यहां है, ऐसे ही इसमें तो हम नहीं कह पा रहे। बाकी का निकालेंगे, जैसे बाकी का हम निकालते कैसे, ये 0 मानते, ये कितना होता 6, ये 0 होता, ये कितना होता -4, यहां पे 5 एम्पियर, क्यों? कौन सा रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा? तो शॉर्ट होगा तो हो जाए अपना क्या जरा 6/0 6 एम्पियर, इस वाले पे 0 0 0 एम्पियर। तो यहां से पता चला कंस्ट्रेंट क्या है कि यहां से 6 एम्पियर है। और अगर मैंने एक बैटरी यहां लगा दी होती तो ये नहीं करता फिर, तो कितना आता है ये -2, यहां से आता है 1 एम्पियर। अब अकॉर्डिंग इसमें 5 एम्पियर आता है अकॉर्डिंग टू दिस। ये केस और ये केस सेम ही, तो हम पुली का आंसर नहीं निकाल पा रहे, बाकी के हिसाब से कंस्ट्रेंट बना पा रहे हैं कि उसका क्या है। तो यही तरीका है कि वायर में करंट निकालना या पुली का एक्सीलरेशन निकालना, बाकी सबका निकालो, जितने की जरूरत होगी उतना ही ले लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन लेने के लिए फोर्स का मोहताज नहीं है और वो पोटेंशियल डिफरेंस का मोहताज नहीं है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कितना भी करंट ले सकता है। हाँ, अब अगला डिस्कशन था हमारा टेंडेंसी कि आखिरकार ये फ्रिक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा, किस तरफ आएगा, ये छोटा सा डिस्कशन हुआ। तो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन पहले किस पे आएगा। तो जैसे देखिए, एक जैसे ये था,
रस्सी में टेंशन आएगा या नहीं? जैसे ये म्यू है, अब थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज, फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, प्लॉट करना। हमने थीटा धीमे धीमे बढ़ाना चालू किया, म्यू है, तो टेंशन कब तक नहीं आएगा? जब तक कि थीटा tan इनवर्स म्यू से छोटा, तब तक तो टेंशन जीरो है। इसके बाद टेंशन आएगी, और इसके बाद टेंशन कितनी आएगी? एक बार ये म्यू एम जी कॉस थीटा हुआ तो ये फिक्स हो गया। अब टेंशन आएगा, और कितना? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। आ गया समझ? इसका मतलब अब ग्राफ बनेगा कोई दिक्कत तो नहीं? ये डायरेक्ट साइन थीटा का ग्राफ मैंने बना दिया। डायरेक्ट साइन थीटा का कैसे बनाया वो भी बहुत आसान है। ये तय है, एक मिनट, ये एसएचएम वाले से देखें तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का लिखा है। ये इवेंचुअली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ a नेट sin थीटा प्लस z में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस समय पे ये वैल्यू जीरो है, तो ये वो साइनसोइडल फंक्शन है जो जीरो से चालू हो रहा है, और जीरो से चालू हो रहा है तो साइन फंक्शन है, इस पॉइंट से तो साइन फंक्शन है। पता नहीं ये समझ आया कि? तो इसीलिए मैंने सीधे साइन ग्राफ बना दिया, क्योंकि साइनसोइडल पक्का था और जीरो से चालू हो रहा है तो साइन ही होगा। नहीं है सब? तो ये इसका ग्राफ होगा, मतलब टेंशन को तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि फ्रिक्शन हार नहीं जाता। अगर फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है तो टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक, सिमिलरली दूसरा, यहां पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये 0.6 है, ये 5.3, ये 2, तो इस टेंशन को तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि ये फोर्स 30 नहीं हो जाता। ये फोर्स 30 होगा तब इस टेंशन को मौका मिलेगा, और अगर मैंने यहां एक और बना रखा है 1.4, और इसको तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि ये दोनों में स्लिपिंग नहीं हो जाती। तो 30 और 6 36, एक बार फोर्स 36 से बढ़ाऊंगा तब इस टेंशन का हो जाएगा। समझ गए? तो अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं T1 T2 और ये F के साथ, F के साथ T1, F बढ़ाते जाओ, कब तक आएगा? आ गया समझ? अब इसका रोल आएगा और ये T1 बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? कब तक? ये कब तक ग्राफ है? समझ गए? F बढ़ाते गए, ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में है, तो T1 F को रोकता रहेगा जब तक कि मोशन चालू नहीं हो जाती। मोशन कितने पे चालू होगी? 30 से 40 पे, 40 पे ना? आया समझ? इसके बाद भी टेंशन बढ़ेगी, क्यों? जहां टेंशन की वैल्यू आएगी F माइनस 30, F माइनस 30, यहां टेंशन की वैल्यू आएगी F माइनस 30 माइनस M, यहां टेंशन की वैल्यू पता नहीं, ये समझ आ रहा है, F माइनस 30 माइनस M A, एक्सीलरेशन 5 तो 7 और 1, F माइनस 40। ये समझ रहा है कि एक बार ये एक्सीलरेट करना चालू हुआ, ये F है, ये T है, ये फ्रिक्शन 30 है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? F माइनस 30 माइनस T इक्वल टू M, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है?
टोटल सिस्टम F माइनस 40 बाय टोटल मास। ये समझ में आया? तो ये समझने की कोशिश करिए एक्सप्रेशन बदल क्यों गया, क्योंकि पहले इस टेंशन का काम इसको रोकना था, तो F माइनस 30 T1 के बराबर है। अब इस T1 की वैल्यू बदल गई, एक बार एक्सीलरेशन आ गया तो, क्योंकि F माइनस T1 माइनस 30 इक्वल टू m, और जब a की वैल्यू छापी तो T और F में स्लोप 3f/8 हो गया। पहले F माइनस 30 था, अब देखिए 3f/8, यही मतलब माइनस 5, 25 माइनस 5 इक्वल, ये आया समझ? तो स्लोप कम हो गया, वैल्यू बदल गई। तो वैल्यू इसलिए बदली क्योंकि एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स का कुछ हिस्सा एक्सीलरेट करने में खर्च होने लगे, इसीलिए स्लोप गिरेगा। ये T1 आया, T2 का कैसे बनेगा? T2 को तो तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि ये 36 नहीं हो जाता। इसके बाद ये T2 कितना बनेगा? T2 40 तक बढ़ेगा, और 40 तक बनेगा ये F माइनस 36। ये समझ में आया? और शायद ये भी समझ गए होंगे इसके बाद ये अगर एक्सप्रेशन कुछ और आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करें तो F का ग्राफ इस फ्रिक्शन का, इसको तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि ये T1 नहीं आ जाता। ये T1 आएगा तो पहले T1 को रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा, इसको रोकने के लिए ये आएगा, और ये T1 आएगा कब? 30 के बाद, 30 तक ये, इसके बाद ये फ्रिक्शन लगता रहेगा, जो ही ये 36 हो जाएगा ये हाथ चले जाएगा। समझ गए? तो बड़ा फेमस सा कॉन्सेप्ट कि पहले इस फ्रिक्शन का रोल आएगा, फिर इस फ्रिक्शन का रोल आएगा, फिर इसका आएगा। एक बार तीनों अपने मैक्सिमम पर पहुंच गए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। और लास्ट इसमें डिस्कशन तो मैं ब्लॉक वाले एक बार और अच्छे समझा देता हूं सभी केसेस लेके, जहां μ1 μ2 अच्छे से समझिएगा और रटिएगा मत, नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नीचे भी फ्रिक्शन, ऊपर भी फ्रिक्शन, ये अब हमें ये सोचना था कि आखिरकार मोशन कैसी है। तो अच्छे से समझिएगा, कुछ पॉइंट जो मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल नहीं है कि ये रुका रहे ये चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि ये रुका रहे और वो चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं कि वो ज्यादा तेज हो जाए इसके मुकाबले। इसका मतलब शायद ये तो समझ में आ रहा है, पक्का? कॉमन सेंस यही कहता है। अब मैं इसके लिए बात करूं μ2 μ1, इसमें भी शायद ये नीचे वाला तेज नहीं हो सकता ऊपर वाले से। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब कि कॉमन एक्सीलरेशन यहां m1 डिसाइड करेगा, यहां कॉमन एक्सीलरेशन m2 डिसाइड करेगा, ये छोटा वाला है। समझ गए? तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि हम यहां m1 की बात करेंगे, वहां m2 के बारे में सोचेंगे। उसके पहले हम ये बात करते हैं कि मोशन होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि यहां इस बार नीचे फ्रिक्शन बैठा है। अब अगला पॉइंट, तो पहला पॉइंट में क्या कह रहा हूं? em1 इज लेस देन और इक्वल टू a। दूसरा मैं कह रहा हूं कि अगर इसने कांटेक्ट नहीं छोड़ा तो यहां फ्रिक्शन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं यहां अगर F1 है, यहां अगर F2 है, ठीक है? F1 is 0 if F2 is less than mu m1 plus m2 g। सोचो, mu2 है, समझने की कोशिश करो लिखा क्या। मैं इसको बहुत ही आसानी से बड़ा प्रैक्टिकली फील कर रहा हूं। जैसे ये बोर्ड रखा है, इस बोर्ड को मैं खींच रहा हूं, अब मुझसे ये बोर्ड ही नहीं खींच रहा है तो मैं यहां फ्रिक्शन ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी अलमारी है, ऐसे रखी है,
इस पे कुछ रखा है, अब तुमने बहुत तेजी से धक्का दे रहा है उसको, लेकिन ये तुमसे हिल ही नहीं रही और यहां फ्रिक्शन काफी कम है, तो आप इसको धक्का देके इसको नहीं हिला सकते अगर आप ये कांटेक्ट नहीं छोड़ पाए तो। सोचिए कि अगर आप यही नहीं हिला पाए तो इसकी मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही पैदा नहीं हुई। वो पैदा कब होगी? जब ये हिलना चालू करेगा। पक्का समझ गए? ठीक है, समझिए कि बड़ा सा ट्रक रखा है, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन की, और ट्रेन में हम पीछे से धक्का दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ट्रेन भले ना हिला पाए, इसकी अंदर रखी हुई चीजें हम हिला सकते हैं क्योंकि शायद वहां फ्रिक्शन कम है, लेकिन शायद समझ गए कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तक ये ट्रेन नहीं हिलेगी तब तक इन पे कोई फोर्स ही ट्रांसफर नहीं होगा। या समझिए इसको कैसे पता चलेगा कि इस पे फोर्स लगा है? तो जितना ऑब्जेक्ट है ना कि देख रहे हो उस पर लग रहा है पहले लो। पक्का समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? इसको कैसे पता चलेगा? इसको पता तभी चलेगा जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा और ये कह रहा है मैं तो जा रहा हूं, तुम चल रहे क्या? तो इसको पता चलेगा कि कहीं जाना है, फिर वो पूछेगा फ्रिक्शन है। पक्का समझ गए कि सबसे पहले यहां कांटेक्ट छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जब तक ये कांटेक्ट नहीं छूट जाता तब तक ये सिस्टम है, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रहा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं ट्रांसफर हुआ, तो ये सिस्टम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर फॉर मोशन टू बिगिन F must be or equal to mu2 m1 plus m2, क्योंकि जब तक आप यहां स्लिपिंग पैदा नहीं करते थे कोई दिक्कत तो नहीं, जब तक यहां स्लिपिंग नहीं हो जाती यहां ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो तब तक तो ऊपर वाला मूव ही नहीं कर रहा है क्योंकि नीचे वाला मूव नहीं कर रहा है, मतलब सिस्टम आ गया समझ? तो इसके यहां तक तो मोशन ही नहीं हो रही, इसके बाद अगर फोर्स इससे एक्सीड कर गया, अगर फोर्स इससे एक्सीड कर गया तो मोशन डजंट अकर। अगर ये इससे बड़ा हो गया तो मोशन होगी, तो नीचे वाला पक्का जाएगा तो ये ऊपर वाले को भी साथ में लेके जाएगा, तो एक लिमिट तक भी साथ में जाएंगे। और अब शायद ये समझ में आ रहा है कि ये कॉमन सेंस बन चुका है। क्यों? ये मैंने कुछ देर पहले केस जो डिस्कस किया था ये वही तो बन गया। सोच, क्योंकि अब हमें पक्का पता है कि यहां फ्रिक्शन कितना है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो क्यों ना यहां से हटा के मैं इसको दे दूं, तो अब ये स्मूथ वाला केस हो गया और फोर्स हम इतना लगा रहे हैं। अब दो ही केस बनेंगे, या तो साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा? दिस अपॉन टोटल मास, दिस अपॉन टोटल मास। अगर वो म्यू1 m1 g से कम है तो साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब मैं इसके बाद अब क्या लिख रहा हूं, इसके बाद f माइनस म्यू2 m1 प्लस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू1 g है, they move together, greater than mu1 g सेपरेट हो गए, और अगर सेपरेट हो गए तो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते और फ्रिक्शन मैक्सिमम। और शायद मूव टुगेदर वाला केस, और इसमें F1 इज लेस देन mu1 m1, और इसमें F1 इज इक्वल टू mu1 m1 g। पक्का समझ में है? तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं फिर सामने ना, न्यूमेरिकल कहां है यहां है। तो देखो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम फोर्स शायद हम नीचे लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगाया 0.4 0.2, तो जब तक कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी नहीं होती, जब तक कि इसकी वैल्यू 10 न्यूटन नहीं होगी मोशन होगी नहीं। इसका मतलब मैं एक्सीलरेशन अगर बनाऊं 3 किलोग्राम का तो तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये वैल्यू 10 नहीं जाती। समझ गए? अब मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 4। 8 न्यूटन का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, ये डिसाइड करेगा कॉमन एक्सीलरेशन। 8 का ट्रांसफर होगा अपॉन 2, 4 का कॉमन एक्सीलरेशन के लिए
20 न्यूटन चाहिए, लेकिन 10 ही बैलेंस करना है। ये समझ में आया? तो जब तक हमारी वैल्यू 30 नहीं हो जाती तब तक साथ में चलेंगे। तो A1 और A2 आपस में बराबर है, और शायद समझ रहे होंगे इसकी वैल्यू F माइनस 10/5, F माइनस 10/5। इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम तो अलग हो गया, कितना 4, और उसका ये सोच सकते हो स्लोप ऊपर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बदल गया। क्योंकि अब जब मैं 3 किलोग्राम के लिए लिखूंगा तो 3 किलोग्राम पे यहां से कितना लगेगा 8, यहां से कितना लगेगा 10, F माइनस 18/3, और स्लोप आया F/3। पहले स्लोप आ रहा था F/5। आखिरकार समझ गए? ठीक है, तो समझ गए। पहले हमने ये देखा कि क्या हम इससे जीत रहे हैं। अगर हम इससे नहीं जीते तो मोशन नहीं हो रही है, सभी रुके हुए। इससे जीत गए, फिर हम देखेंगे क्या एक साथ जा रहे हैं। एक साथ गए वो लिमिट देगी, चले गए तो ये एक्सीलरेशन बराबर है, अदरवाइज और अच्छा है। इसका अलग, इसका नहीं। तो पहला क्वेश्चन फाइंड, यहां मैं F1 नाम दे रहा हूं, F2, F1 एंड F2 इज F इक्वल टू 6 न्यूटन, 15 न्यूटन, 40 मिनिमम F और मोशन। No slipping between the numerical किया जाए। जब तक कि ये फोर्स यहां 12 न्यूटन नहीं हो जाता तो नो मोशन अकर। तो F जब तक 12 नहीं हो जाता तब तक तो मोशन नहीं हो रही, तो 12 तक तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और एक मिनट, इसको बैलेंस यही कर रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि F2 की वैल्यू 12 न्यूटन तक इसके बराबर है, इसके बाद कांस्टेंट होगा, तो कोई मोशन नहीं है। तो F की वैल्यू 6 पे पूछा है, तो एक्सीलरेशन तो 0 आ गया, और 6 न्यूटन पे फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे 6, इस पे 6, और इस पे फ्रिक्शन 0। तो इसका आंसर आया F2 की वैल्यू 6, F1 की वैल्यू 0। सेकेंड क्या था, F की वैल्यू 15। जब हमने इस पे 15 न्यूटन लगाया तो मोशन तो चालू हो गई। और कैसे सिस्टम मान सकते हैं, इस पे 15 आया, इस पे रोकने वाला कितना है 12, तो एक्सीलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1/2 है तो यहां फ्रिक्शन 1 है, F1 की वैल्यू 1 है, इस पे F1 की वैल्यू 1, F2 की वैल्यू 12, तो 12 और 1 13, बिल्कुल सही। तो यहां F1 की वैल्यू 1, F2 की वैल्यू 12। तीसरा क्या है, F की वैल्यू 40। अब जरा 40 में देखें हम, 2 और 4 सिस्टम मानते, 40 ये रोकने वाला 12, तो एक्सीलरेशन आता 28/6, 14/3। 3 ज्यादा से ज्यादा हो सकता था, लेकिन हमने ज्यादा एक्सीलरेशन दिया, मतलब अलग अलग जाएंगे, मतलब ये गड़बड़ हो गया। तो अलग अलग जाएंगे, तो इस पे फ्रिक्शन पक्का F1 की वैल्यू 6 है,
इस पे F1 6 है, F2 की वैल्यू 12 है, ये फोर्स 40 है, मास 4 है, ये एक्सीलरेशन कितना है 30। दो। हाँ तो F1 तब तक नहीं आएगा जब तक कि, अब इसके बाद F1 का रोल आएगा। F1 बढ़ता रहेगा जब तक कि ये साथ में जाएंगे, और F1 की वैल्यू कब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि स्लिपिंग नहीं हो जाती। और स्लिपिंग का केस तब आएगा जब कॉमन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 18, लेकिन 12 हमें ये बैलेंस करना है 30 तक बढ़ेगा, इसके बाद इसकी वैल्यू 6 मीटर। थर्ड क्वेश्चन में सॉरी एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन 0, फिर कॉमन, फिर बढ़ गया, और कॉमन एक्सीलरेशन 30 तक ये, इसके बाद यहां से। और सेकंड केस था अगर हमने फोर्स ऊपर लगाया हो, अगर हमने फोर्स इधर लगाया होता। अब जरा समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, हम नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले M2 पे जो फोर्स आएगा, ये फ्रिक्शन F1 और ये F2 की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। अब F1 की अपर लिमिट कितनी है? μ1 M1 की। F2 की अपर लिमिट μ2 M1 प्लस M2, और मोशन ये तभी कर सकता है जब ये इससे बड़ा। इसका मतलब अगर इसमें ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा निकल गया इससे, तो लोअर ब्लॉक M2 कांट मूव। इफ μ1 M1G is less than or equal to μ2 M1 plus M2, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें फ्रिक्शन ट्रांसफर होगा ये, और अगर ये इससे छोटा हुआ तो मोशन होगी नहीं। मीन्स ये 3 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, ये 0.2, ये 0.1, मैं कितना भी फोर्स क्यों ना लगा दूं, ज्यादा से ज्यादा 6 न्यूटन ट्रांसफर होगा। रोकने के लिए 7 चाहिए, 7 है अवेलेबल, तो ये कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा। इसका मतलब ये फिक्स है, और अगर ये फिक्स है तो इसको ग्राउंड मान लो। तो क्वेश्चन सीधे क्या हो गया कि अगर ये 6 न्यूटन से बड़ा है तो ये हिल जाएगा, नहीं तो ये भी नहीं हिलेगा, क्योंकि नीचे वाला तो हिलना ही नहीं है, नीचे वाला हिलना ही नहीं है इस केस में। अब ऊपर वाला हिलेगा या नहीं हिलेगा, सिर्फ इसकी बात कर लो, ये तो ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस केस में M2 बिहेव्स एज ग्राउंड, एज फिक्स्ड ग्राउंड। तो ये तो बहुत आसान केस हो गया। अब दूसरा केस, इफ μ1 M1G इज मोर देन μ2 M1 प्लस M2, मतलब ये फ्रिक्शन इससे बड़ा है, मतलब M2 मूव करेगा, तो M2 विल मूव विथ एक्सीलरेशन लेस देन और इक्वल टू μ1 M1G μ2 M1 प्लस M2G बाय M2। एट मोस्ट ये एक्सीलरेशन इतने का ले सकता है। इसका मतलब कॉमन एक्सीलरेशन यही आ गया, इससे बड़ा कॉमन एक्सीलरेशन नहीं ले सकते। इसके बाद ये हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा मेरा एक्सीलरेशन अब तो कांस्टेंट है। अब अगली चीज अब इसमें क्या है कि चूंकि ये केस बन चुका है, ये केस बन चुका है, तो सिस्टम को मूव करने के लिए क्या ये पॉसिबल है कि ये रुक जाए, M1 चला जाए? इस केस में क्या ये पॉसिबल है कि M2 रुक जाए और M1 चला जाए? नहीं हो सकता। सोचो, क्योंकि M2 रुक गया, M1 चला गया, M1 चला गया मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम ट्रांसफर हो गया, और उस समय तो ये हिल रहा है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि नीचे वाला रुका रहे और ऊपर वाला चला जाए, मतलब दो ही केस है।
या तो दोनों साथ में जाएंगे या अलग अलग जाएंगे या दोनों रुके रहेंगे। समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, तो फिर से देखिए, सॉरी ऊपर लगा देते हैं पॉइंट को, ये पॉइंट 1। अब देखिए ये है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक कि ये नहीं हिल जाता ये नहीं हिलेगा, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी ये सोची, देखो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि ये रुका रहे ये चला जाए, अब पॉसिबिलिटी ये रुका रहे ये चला जाए, ये सोचते हैं। तो ये 3 किलोग्राम रुका हुआ है, 2 किलोग्राम चला गया, तो इस पर फ्रिक्शन आ गया मैक्सिमम कितना 8, और इस पर रोकने वाला कितना है 5, तो ये केस तो गलत हो गया। समझ गए? तो अब केस क्या बना कि हो सकता है दोनों रुके रहे, मतलब क्या पता चला कि जब तक कि हम इससे नहीं जीत जाते ये मूव नहीं कर सकता। तो जब तक कि इस f की वैल्यू 5 नहीं हो जाती मोशन होगी नहीं। समझ गए? मतलब फॉर मोशन टू बिगिन f मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जबकि जरा यही एक और एग्जांपल देखें, 2, 3, पॉइंट 2 या पॉइंट 1, इसमें यहां रोकने के लिए हमें 5 चाहिए, लेकिन ये f 5 के पहले भी मोशन चालू हो जाएगी 4 पे, क्योंकि इस बार वाकई में ये पॉसिबिलिटी है कि ये रुका रहे ये चला जाए, क्योंकि इसमें 4 आएगा, उसको रोकने के लिए 5 4 चाहिए, हमारे पास तो 5 है। मतलब रियलिटी है कि ये तो हिल ही नहीं रहा, मतलब मोशन होगी या नहीं सिर्फ ये डिसाइड करेगा। तो 4 पे ये हिल जाएगा, 4 के ऊपर ये एक्सीलरेट करेगा, 4 से कम में नहीं हिलेगा, तो ये कभी नहीं हिलेगा। और उम्मीद है इस केस में समझ में आ गया होगा कि इस केस में हमें ये कम से कम ये चाहिए, जब तक कि इतना नहीं हो जाता मोशन चालू नहीं होगी। ठीक है, एक बार ये वैल्यू आ गई तो मोशन चालू होगी, कुछ देर के लिए एक साथ भी जाएंगे। अब कब तक एक साथ जाएंगे हम वो भी निकाल सकते हैं। तो ये तो समझ में आया, कम से कम 5 चाहिए मोशन के लिए। एक साथ जाएंगे तो इस पर एफ मानो, इसको सिस्टम मानो, सिस्टम ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सीलरेशन दे सकता है, इस 3 से पूछते हैं। इसने कहा मेरे ऊपर 8 मीटर लगेगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे 5 को बैलेंस करना ही है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे सकते हैं। तो यही कॉमन 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इस हिसाब से फोर्स की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन 5 हमें ये बैलेंस करने के लिए चाहिए, तो फोर्स की वैल्यू 10, मतलब 5 से नीचे मोशन ही नहीं होगी, 5 से 10 के बीच में एक साथ जाएंगे, 10 से बड़े में आगे समझ। तो यहां हमने ये 2 केस सोचे कि एक केस ये था कि इसमें बहुत आसान था, ये फिक्स की तरह है, और दूसरे में मूव करेगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई कि M1 if M1 moves M2 will also move। ये एक और इंफॉर्मेशन हमें साथ में मिली। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे, नीचे वाला ब्लॉक डिसाइड करेगा कि कौन सा केस। तो म्यू स्टैटिक पॉइंट 2, म्यू काइनेटिक पॉइंट 2, म्यू स्टैटिक पॉइंट 2, म्यू काइनेटिक पॉइंट 1। 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम फोर्स हमने इधर लगाया है। हाँ, तो देखिए पहले तो नीचे वाला ब्लॉक हिलेगा या नहीं हिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांसफर हो सकता है 3 पे वो स्टैटिक है, कितना 6, और रोकने के लिए यहां कितना अवेलेबल है 10। यहां से भले ही 5 आ रहा है लेकिन स्टैटिक है। तो
स्टैटिक कंपेयर होंगे और इससे पता चला ये विल नॉट मूव, और अगर ये मूव ही नहीं कर रहा है तो नीचे की तो समस्या ही खत्म हो गई। अब सिर्फ ऊपर की बात, ये दो, इस पे F लगा, यहां फ्रिक्शन 0.3 और 0.25, तो इसमें समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का ग्राफ F के साथ F1 का ग्राफ कैसा बनेगा, 6 तक तो सीधे सीधे, उसके बाद सडन डिप करेगा, ये समझ गए कितना, 6 न्यूटन, और ये कितना 5 न्यूटन है, कितना 0.25 है ना, 1/4, 5 न्यूटन। आगे तो और एक्सीलरेशन भी, एक्सीलरेशन 0 आएगा, और इसके बाद एक्सीलरेशन किसका, सिर्फ 2 किलोग्राम का ही आएगा। F की वैल्यू कितने तक, 6 तक। अचानक से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आएगा, क्योंकि एट अ सडन इस F की वैल्यू 6 होगी और 6 प्लस पे ही अचानक से 5 हो जाएगा। सही बात आ गया ना, क्योंकि हम फोर्स बढ़ाते गए 6 तक तो बढ़ा, मोशन चालू हो गई तो एकदम से 6 से ही 5 हो गया, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया कितना, F-5/2, क्या बन रहा है, ओके मास 2, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, रोल यहां स्टैटिक का है, इसके रोकने के लिए, यहां हम काइनेटिक की बात नहीं कर रहे, ठीक। अब सेकंड में अगर मैं यहां थोड़ा डेटा और बदल, अब मैं यहां म्यू बढ़ा देता हूं 0.5, यहां म्यू स्टैटिक इक्वल टू म्यू काइनेटिक, या चलो कंफ्यूजन होगा बता रहे, यहां म्यू की वैल्यू 0.1। अब ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम, तो कितना आएगा, 10, 5, 5/3, ठीक। अगला मिनिमम F नीडेड फॉर मोशन टू बिगिन, बोलो मोशन चालू करने के लिए हमें कितना चाहिए, 5। मिनिमम F नीडेड फॉर रिलेटिव स्लिपिंग टू बिगिन, और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 5/3, फोर्स कितना लग रहा है पता नहीं, यहां कितना है ये 5, तो F-5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5/3, F इज इक्वल टू 5 प्लस 25/3, 40/3, मतलब 40/3 न्यूटन तक एक साथ जाएंगे, उसके बाद अलग अलग जाएंगे। तो एक्सीलरेशन के ग्राफ 2 किलोग्राम का एक्सीलरेशन 0 है 5 तक, 5 से 40/3 तक 2 और इनका बराबर है, A1 और A2 बराबर है। इसके बाद एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, समझ गए, और इसका एक्सीलरेशन फिक्स हो गया 5/3, और इसका एक्सीलरेशन बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो शायद ये वाला बेसिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई और केस है, ये मैंने बहुत ही स्पेशल 2 केस बात की है, जनरली यही पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये है, दोनों पे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, या मैं कुछ ऐसे कर लूं कि यहां पे मैंने ये लिया, यहां से ऐसा कुछ ऐसे लगा दिया तो क्या होगा। तो हमेशा तरीका क्या है कि जितनी सरफेसेस हैं उतने केस बनेंगे। सरफेसेस कितनी हैं, 1, 2, तो 4 केस बनेंगे। पहला, S1 डजंट स्लिप, S2 डजंट स्लिप, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग एट S1 और S2 दोनों पे स्लिपिंग नहीं। फिर केस क्या है, S1 पे स्लिपिंग है, S2 पे स्लिप नहीं।
S1 पे स्लिपिंग नहीं है, S2 पे स्लिपिंग है, और S1 पे भी स्लिपिंग, S2 पे भी स्लिपिंग। मतलब अगर 3 सरफेसेस हुई तो 8 केस बनेंगे, समझ गए? क्योंकि हर उस पर स्लिपिंग होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, ऐसे केस बनेंगे। तो एक मिनट, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं, चलो ये ले लेता हूं, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, म्यू 0.2, 0.1, जैसे ये केस था। अब देखिए इस सिंपल से केस से को सॉल्व करने के लिए अब हमें सब केसेस सोचने पड़ेंगे कि या तो दोनों ही ना है। अगर S1 भी स्लिप नहीं किया, मतलब ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, दोनों पे ही स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये भी नहीं हिल रहा है, ये भी नहीं हिल रहा है। क्या पूरा इक्विलिब्रियम में आ सकता है? तो यहां से देखिए, यहां 10 है, रोकने के लिए 10 चाहिए, लेकिन हमारे पास 4 है, डिस्कार्ड हो गया, समझ गए? दूसरा केस, S1 स्लिप नहीं कर रहा है, S2 स्लिप कर रहा है, S1 स्लिप नहीं कर रहा है और S2 स्लिप कर गया, ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये स्लिप कर गया तो इसमें 10 है, स्लिप कर गया तो पक्का ये 4 है, तो इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पे 4 इधर है, इस पे 5 इधर है, रोकने के लिए कितना चाहिए? 1, अवेलेबल कितना है? ढेर सारा, ये समझ में आया? यही आता है, कंट्राडिक्शन तो नहीं आया, पक्का समझ गए? ठीक है। हाँ, कंट्राडिक्शन कई बार उल्टा ना आ जाए, कंट्राडिक्शन इसमें कभी कभी ऐसा आता है जो क्लिक नहीं करता, दिखता नहीं। कैसे कि रिलेटिव स्लिपिंग के हिसाब से फ्रिक्शन इधर है, इसमें फ्रिक्शन इधर है, इसमें फ्रिक्शन इधर है, और अगर गलती से ये मैंने 5 इधर लगाया होता, 5 इधर लगाया, ये 5 इधर आया, ये 3 इधर, हालांकि इत्तेफाक से 3 को मैं 2.9 दे देता हूं, अभी समझ आ जाएगा मैं क्यों दे रहा हूं। ठीक है, अवेलेबल फ्रिक्शन तो है हमारे पास उतना, अवेलेबल फ्रिक्शन रोकने के लिए कितना चाहिए? हाँ, 5 किधर मान लिया आपने, रोकने के लिए अवेलेबल फ्रिक्शन, इसमें भी सॉल्व हो गया, इसमें भी आंसर हो गया। हाँ, मतलब एक मिनट, ऐसा गड़बड़ हो सकता है कि इसका एक्सीलरेशन उल्टी तरफ आ जाए, रिलेटिव मोशन ऐसी हो रही है और एक्सीलरेशन उसको सपोर्ट कर जाए, मतलब ऐसा हमने माना इसमें फ्रिक्शन इधर है, इसमें फ्रिक्शन इधर है, इसका एक्सीलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सॉल्व करने पे इसका एक्सीलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ज्यादा तेज है, उस हिसाब से इस पर फ्रिक्शन पीछे इस पे आगे होना चाहिए। तो कंट्राडिक्शन सिर्फ फ्रिक्शन की वैल्यूज नहीं है, डायरेक्शन भी कभी कभी कंट्राडिक्ट कर जाएंगे, खासकर जब हमने उल्टी मानी है। अब पहले से तो पता है नहीं डायरेक्शन क्या है, ठीक? हाँ, तो उम्मीद है इसमें समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ सरफेसेस के हिसाब से केस बनाएंगे और केस करते जाएंगे, लास्ट में किसी केस पर हम लेते जाएंगे। किस्मत अच्छी हुई तो पहले, बुरी हुई तो सबसे आखिरी पे, ठीक है? तो इस सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है।